हेलो नमस्कार दोस्तों। लूसेंट मात्र 22 घंटे में का आज पहला लेक्चर पॉलिटी का है। तो आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर लूसेंट पेज बाय पेज स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और हम लोग को पता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला पहले भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। कितने सदस्य थे? 1 गवर्नर जनरल और 4 सदस्य थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 17 एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब कहा? किस एक्ट के तहत कहा गया? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें सबसे प्रमुख प्रावधान क्या था? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर क्या था? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ उसके व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ उसके चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। इसी पर शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। एक क्वेश्चन और बनता है, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जो 1813 में कुछ प्रतिबंध के साथ बंद किया गया था। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंबई तथा मद्रास के परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम
कि धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए का उपबंध किया गया। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे भारतवासियों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया था किस अधिनियम के तहत? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। संपूर्ण देश के लिए एक बजट, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने के लिए किस अधिनियम के तहत? तो 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी की सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। प्रतियोगिता परीक्षा के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए कब शुरू की गई? 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया तथा इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। भारत के प्रशासन पर इनका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली को ही हम लोग क्या पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र कितने मंथ? 6 मंथ थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। इसके तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और इसके तहत 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। लूसेंट में यहाँ पे 1884 दिया गया है, जो कि गलत है। कब होगा? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया तथा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 का अधिनियम के तहत। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधियों का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान
परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1919 में लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। किस अधिनियम? तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन के जनक इन्हें कहा गया, लियोनस कार्टियस को। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या आंतरित। आरक्षित विषय: वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय: शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया? 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उस भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था, जिसकी अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलाकर बनाया था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासत के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासत संघ में सम्मिलित नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान
बनाने का अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय में परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची में कुछ विषय थे: दंड विधि एवं प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्तियां थीं। दो प्रांतीय विधानमंडल के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। यदि अभी पूछे जाए कि अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं। 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा। अंबेडकर ने, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम निर्णय प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। अब यदि क्वेश्चन पूछे कि कितने आंग्ल बर्मा युद्ध हुए, तो 3। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, दूसरा 1852 में, तीसरे 1885 से 86 में। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। सिंध प्रांत का निर्माण किससे हुआ? बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को, कब? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे: 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। किसको सौंपी जाएगी? संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। कब संविधान सभा जो है विधानमंडल के रूप में काम करेगी? कब तक करेगी? जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नए संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उनमें भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। किसने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो असम के सिलहट जिला ने।